आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 96 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 97 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम फिक्र ना करो, मैंने सोचते हुए कहा हम 2 बजे अपने मंसूबे पर अमल शुरू करेंगे। उस वक्त तकरीबन सारी आबादी गहरी नींद सो चुकी होगी। सब कुछ तय है। अब हमें बोले बगैर खामोशी से अमल करना होगा, और अगर उसे जरा भी आहट मिल गई तो वो अंदर से कुंडी खोलकर अपने साथियों को जमा कर लेगा। तो छती का फर्श तख्तों का है, जो कभी कभी बोझ पड़ने से चिड़चिड़ा भी जाता है। वो पहली बार खौफजदा नजर आने लगा था। एक मर्तबा फिर सोच लो, कहीं आखिरी वक्त पर लेने के तेने न पड़ जाए। तुम हिम्मत करो तो सब कुछ आसान हो सकता है। मैंने उसकी चमकती हुई आंखों में देखते हुए कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब मुझे तुम्हारी सलामती सबसे ज्यादा अजीज है। हमारे सो जाने का बहाना करके उसे ऊपर बुला लेना, हम उसका काम तमाम कर देंगे। मैंने झिझकते हुए तजवीज पेश की। कत्ल का इल्जाम मेरे सर आएगा। खिलाफ तवक्का उसने बरहमी के बजाय पुरतशवीश लहजे में कहा, राजू असूल परस्त है, वो पुलिस से रुजू नहीं करेगा। मैं जानता हूं, मगर वो अपना हिसाब खुद लेना जानता है। तुम्हें बेदस्तो पा करने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे दिफा के लिए यही काफी होगा कि सुबह दरवाजा तोड़कर होटल खोला जाएगा और तुम ऊपर बंधे हुए मिलोगे। अल्लाह मालिक है। वो सर झटकर बोला, तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैंने बेख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर हम दोनों नीचे लौट आए। तो उस वक्त हम तीनों ही शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे और आपस में कई बातें तय करने की जरूरत महसूस कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। उसी के साथ उसे ये भी बावर करवाना भी जरूरी था कि हमें सूरत हाल में किसी गैर मामूली तब्दीली का कोई एहसास नहीं हुआ है। लिहाजा कुछ देर तक आपस में गैर जुल गुफ्तगू करते रहने के बाद हमने यूं खामोशी इख्तियार कर ली जैसे सो जाने का इरादा रखते हो। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारी आंखों में नींद का कोसों दूर भी पता नहीं था। इंतजार और गैर यकीनी मुस्तकबिल के तरद्दुद ने हमारे आसाब को हिला कर रख दिया था। बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर लेने के बाद मैंने सुल्तान शाह के कान में सरगोशी करते हुए उसे अपने और गुल बादशाह के दरमियान होने वाले खौफनाक फैसले से आगाह कर दिया था, जिसके नतीजे पर हमारी सलामती का दारो मदार था। ठीक 2 बजे गुल बादशाह ने अपनी जगह छोड़ दी। मैंने दिल ही दिल में उस कामयाबी के लिए दुआ की और वो बंजों के बल चलता हुआ फर्श के खिला की तरफ बढ़ गया। नीचे उतरने से कबल ही उसने फर्श पर घुटने टेक कर खला से नीचे सर झुकाकर खफीफ सी शिशकारी बुलंद की और फिर कोई आवाज पैदा किए बगैर आहिस्तगी से नीचे चला गया। हम दोनों तारीकी में सांस रोके नीचे से आने वाली किसी आवाज के मुंतजिर थे, लेकिन वहां गहरा सकूत छाया हुआ था। होटल बंद होने के बाद नीचे की रोशनियां तो गुल ही कर दी जाती थी, लेकिन खामोशी इख्तियार करने के साथ हम ही ने 2 छत्ती में भी अंधेरा कर दिया था। एक नदीदा मुसल्ला दुश्मन के मुकाबले में तारीकी ही हमारे हक में बेहतर थी। रोशनी से बनने वाले साए भी हमारी किसी लग़ज़िश की बिना पर उसको आखिरी लम्हात पर चुकन न कर सकते थे। नीचे बदस्तूर मौत का सा लामुतलाही सकूत छाया हुआ था, जैसे वहां कोई जीरू मौजूद ना हो। मैंने सुल्तान शाह को इशारा करके अपनी जगह छोड़ दी और अपने हाथ में दबी हुई डोरी की मजबूती का अंदाजा लगाता हुआ एहतियात से चूबी फर्श के खला के करीब उस तरह खड़ो होकर बैठ गया कि नीचे वाला मुझे न देख सके। पल भर के बाद सुल्तान शाह भी मेरे करीब आ गया। हम पूरी तरह तैयार थे और उस चार दीवारी में किसी भी लम्हे खून रेज खेल शुरू कर सकते थे। वक्त धीमे धीमे सिरकता रहा। फिर मेरे हिसास कानों में नीचे से गहरी सांसों की आवाजें आई। फिर चंद सानियों बाद हमसे चंद फुट के फासले पर खला में से उबर कर 2 इंसानी हाथों की मजबूत उंगलियां फर्श पर चमकी। वो गुल बादशाह था या हमारा हरीफ? ये सवाल जहन में उभरते ही मेरे दिल की धड़कनें यकलक तेज हो गई। प्रोग्राम तय करते हुए वो मामूली सा नुक्ता फरामोश कर दिया गया था। ना गुल बादशाह को मारा जा सकता था और ना अपने दुश्मन को पूरी तरह ऊपर चढ़ने आने की मोहलत दी जा सकती थी। मैं तन बतकदीर होकर बदतरीन सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अंधेरे में अपनी निगाहें फर्श के खला पर मरकूज की हुई थी। फिर यूं ही एक इंसानी धड़कोनियों के बल उस खला में उभरा तो मेरे वजूद में इत्मीनान की एक लहर से सरायत कर गई, क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया था। वो गुल बादशाह था। उसके ऊपर आने के बाद बस एक लहजे के लिए हमारी आंखें चार हुई और उसने हाथ हिलाकर नीचे किसी को ऊपर आने का इशारा कर दिया। फिर 2 हाथ खला में उभरे। उंगलियों का जाविया देखकर मैंने अपनी पोजीशन कदरे तब्दील की। दोनों हाथों में डोरी को फैलाकर मजबूती के साथ थामा और यूं ही दूसरा इंसानी वजूद उस खला में से तुलू हुआ। मैंने बिजली की सुरात के साथ उसके गले में डोरी डालकर उसे पूरी कुव्वत से पीछे घसीट लिया। शायद उसने चीखना चाहा था, लेकिन मेरी बेरहमान गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसके हल्क से एक मामूली से खड़खड़ाहट के बाद कोई आवाज न निकल सकी और उसने अपने नरखरे को मौत के भयानक चुंगल से बचाने के लिए दोनों हाथ फर्श से हटा लिए। हाथ हटते ही उसके जिस्म का सारा जोर अचानक डोरी पर आ गया। मुझे एक शदीद झटका लगा, क्योंकि यकबयक उसका बदन डोरी के सहारे खला में तकरीबन मुअल्लिक हो गया था। तो उसके हाथ डोरी हटाने की वैश्याना कोशिश में मसरूफ हो गए थे।
करीब था कि मैं अपना तवाजुन खोकर अपना शिकार समेत फर्श के खिलाफ में से होते हुए नीचे जा गिरता कि वो दोनों ही मौका की नजाकत भांप कर उस पर टूट पड़े। मैं उसका सर अपने घुटनों में दबोच कर पूरी कुव्वत से टोरी के सिरे खींचने लगा। सुल्तान शाह ने उसके सीने पर सवार होकर उसे वहीं रोक लिया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उसकी कमर फर्श के किनारे से लगी हुई थी और निचला दर खला से नीचे मुअल्लिक बुरी तरह तड़प रहा था। मैं रस्सी के फंदे पर जोर लगाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचना शुरू कर दिया। तो उस वक्त हम तीनों के दरमियान बला की ज़हनी हम आहंगी पैदा हो चुकी थी। सुल्तान शाह मेरे मुतालबे के बगैर उसे ऊपर लाने में मेरी मदद कर रहा था और जो ही सख्त जान हरीफ का बदन ऊपर आया, गुल बादशाह ने पूरी कुव्वत से उसकी टांगें जकड़ ली ताकि चौबी फर्श पर उसके तड़पने से आवाज पैदा न हो सके। वो पूरी तरह हमारे शिकंजे में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका बदन बार बार बुरी तरह मचल रहा था। डोरी के सिरे मेरे हथेलियों में पवस्त होने लगे थे और वो चंद सानिये मुझे सदियों पर मोहित मालूम होने लगे थे। न जाने वो सूरत हाल कितनी देर कायम रही। फिर आखिरकार उसके बदन ने एक ऐसी शदीद झुरझुरी ली कि लम्हे भर के लिए मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो हम तीनों को ही उलट कर खड़ा ना हो जाए। लेकिन वो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। उसे गुजरते ही उसका बदन ढीला पड़ने लगा, मगर मैंने उस वक्त तक उसके नरखरे पर टोरी की गिरफ्त ढीली नहीं की जब तक गुल बादशाह ने उसकी टांगें छोड़ते हुए उसकी मौत की तस्दीक नहीं करती। उसके शाने से रूसी साख्त की लोड की हुई क्लाशनकोफ का तस्मा उलझा हुआ था। जेबों में फाजिल राउंड्स के साथ एक भरा हुआ फाजिल मैगजीन भी मौजूद था जो उस असलहा के तेज तर और मुअस्सर इस्तेमाल में बहुत मददगार साबित हो सकता था। लाश का चेहरा बुरी तरह बिगड़ कर रह गया था। अंधेरे में स्याह चेहरे पर बाहर उबली हुई आंखों की सफेदी बहुत भयानक लग रही थी। जुबान दहाने से बाहर लटकी हुई थी और तारीकी के बायस उसके असल खतोखाल का अंदाजा लगाना दुश्वार होकर रह गया था। वो वाकई बदतरीन मौत का शिकार हुआ था, लेकिन हम में से किसी के दिल में उसके लिए रहम या हमदर्दी के जज्बात नहीं थे। सुल्तान शाह ने क्लाशनकोव फाजिल राउंड्स और मैगजीन समेत अपनी तहवील में ले ली और हम दूसरे मरहले के लिए तैयार हो गए। उसको ठिकाने लगाने के बाद भी हमने दो छत्ती में रोशनी करने की हिम्मत नहीं की थी कि मुबादा वो रोशनी किसी रोजन से बाहर देख ली जाए और मरने वाले के साथ ही इतनी रात गए किसी तब्दीली के इम्कान के पेश नजर होशियार हो जाए। गुल बादशाह वाकई दिल का बादशाह था। उसने एक गलत फहमी बल्कि अपनी उजलत के सबब हमारे लिए दुश्वारी पैदा की और फिर उसका सद्दबाब करने के लिए अपनी छत के नीचे एक ऐसे खतरनाक आदमी का कत्ल करने की इजाजत दे दी जिसका कुफारा उसे बहुत महंगा पड़ सकता था। हमने उस पर यह वाजे कर दिया था कि अगर हमारी कार मिल सके तो बिला शिरकत गैर उसकी मलकियत होगी। मैं तैयार हूँ, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अंधेरे में गुल बादशाह की आवाज उभरी और वो वहीं फर्श पर बैठ गया और हम दोनों ने नदामत की जुबानी इजहार के साथ अमली तौर पर उसके हाथ पैर मजबूती से बांधने शुरू कर दिए ताकि सुबह हमारे फरार और लाश की मौजूदगी का इंकिशाफ होने के बाद वो अपनी बेगुनाही के हक में ये उज़र पेश कर सके कि उसे बेदस्तों पा करके हमने उसकी निगाहों के सामने राजू के आदमी को कत्ल किया और फिर फरार हो गए। हमारी उस कार्रवाई के जवाब में उसे मकतूल पर बेएहतियाती का इल्जाम आयद करना था, जिसके बिना पर न सिर्फ हम होटल में उसकी मौजूदगी से वाकिफ हुए बल्कि हमने गुल बादशाह को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला और उससे हमेशा के लिए मुतनफ्फर हो गए। मजबूती के साथ उसके हाथ पैर बांधने के बाद हमने उसे अलविदा कहा। जवाब में उसने भी दुआया कलमात अदा किए और फिर हमने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक रुमाल से उसका दहाना जकड़ दिया। अब वो न हिल सकता था और न बोलने के काबिल रहा था। ये उसी का हौसला था कि महज दोस्ती की खातिर उसने सुबह किसी के वहां पहुंचने तक उस कदर काबिल रहम हालत में रहना मंसूर कर लिया था। सुल्तान शाह ने चलते चलते गुल बादशाह की पेशानी का बोसा लिया और हम नायलून की रस्सी लेकर छत पर जाने वाले सीने की तरफ उड़े, जहां धुंधलाई हुई तारीख फिजा हमें अपनी आगोश में लेने के मुंतसिर थी। उस वक्त मेरे लिए खतरा ज्यादा संगीन थे, इसलिए सुल्तान शाह ने क्लाशनकोव भरे हुए फाजिल मैगजीन समेत मेरे हवाले कर दी और खुद रस्सी का सिरा छत से ऊपर उभरे हुए एक पाइप के सहारे बांधने लगा। इस बस्ती में भारी अक्सरियत पठानों की है। उसने रस्सी को बल देकर गिरा लगाते हुए कहा, अगर इत्तेफाक से किसी पठान से सामना हो जाए तो तुम गूंगे बन जाना, मैं खुद बात संभाल लूंगा। अब ये भी बता दो कि गंदी गली में उतरने के बाद किधर का रुख करना मुनासिब होगा। इलाका तुम्हारा देखा भाला मालूम होता है। बस्ती में घूमने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, बस गुल बादशाह के पास आता रहा हूँ। वैसे अंदर गुंजान आबादी में जाना खतरनाक भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि मेन रोड का रुख पकड़ा जाए। क्लाशनकोव लेकर तो हम सड़क पर न जा सकेंगे, गश्ती पुलिस से भी सामना हो सकता है। क्लाशनकोव तो किसी तसादम से निपटने के ख्याल से ली है। मैदान साहब मिला तो सड़क पर निकलने से पहले गंदी गली ही में इससे छुटकारा हासिल करने की वो रस्सी मान चुका था। मैंने पूरी कुव्वत से उसे खींचकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया, फिर उसके बल खोलकर उसका आजाद सिरा दीवार पर से गुजार कर गली में फेंक दिया और तेजी से पीछे हटा। अगर पिछले हिस्से में कोई होता तो उसे रस्सी गिरते ही चौंकना चाहिए था, लेकिन कई मिनट गुजरने के बाद भी फिजा पर सन्नाटा छा रहा तो हमने अपनी जगह छोड़ दी। बज़ाहिर रस्सी फेंकने का कोई रद्द अमल नहीं हुआ था, मगर मैं ये भी सोच रहा था कि शायद नीचे कोई मौजूद ही हो और रस्सी गिरने के बाद दीवार से चिपका
उस कुमंद के जरिए किसी के नीचे उतरने का मुंतजिर हो, मगर अब हम में से किसी एक को खतरा मोल देना ही था। मैं आगे बढ़ा तो सुल्तान शाह ने सख्ती से मुझे रोक दिया। तुम्हारी जिंदगी अहम है, अगर खतरा मौजूद ही है तो उसका सामना पहले मुझे करना चाहिए। उसके लहजे से बेखौफी आया थी, जैसे उसकी निगाहों में मौत की कोई अहमियत ना हो। मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकता, यह मंसूबा मेरा है, लिहाजा पहल मुझे करना चाहिए। मैंने उसके इशार से मुतासर होकर गहरी संजीदगी के साथ कहा, कुर्बानी का बकरा तो बेचारा 2 छत्ती में बंधा हुआ पड़ा है। उसने फीकी सी हंसी के साथ कहा, मेरे आगे पीछे तो कोई रोने वाला नहीं है। तुम्हें लंदन पहुंचने तक जिंदा रहना है। तुम्हें कुछ हो गया तो भाभी बेचारी इस बेरहम दुनिया में अकेली रह जाएगी। सब घर वालों के बाद तुम्हारी साथ ही तो उसके लिए वाहिद सहारा है। अपने लिए नहीं तो कम अज कम भाभी के लिए मेरी बात मान लो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इधर कोई खतरा नहीं होगा। मैंने उससे बहस की लेकिन जीत न सका और आखिरकार वो मुझसे हाथ मिलाकर दीवार पर चढ़ा और अगले ही लम्हे नीचे गायब हो गया। मैं दीवार की ओट में तनी हुई रस्सी को थामे तम बखुद बैठा रहा। चंद सानियों बाद रस्सी का इरताज खत्म हो गया। शायद सुल्तान शाह खैरियत के साथ गली में उतर चुका था। लम्हे सरकते रहे। गंदी गली में बदस्तूर बेकरार सन्नाटा छाया हुआ था। फिर यके बाद दीगरे रस्सी पर 3 झटके महसूस हुए। वो सुल्तान शाह की तरफ से मेरे लिए मैदान साफ होने का सिग्नल था। मैं भी दीवार पर चढ़ा और फिर रस्सी थाम कर फिजा में मुअल्लिक हो गया। तवाज़ुन दुरुस्त करके मैंने रस्सी पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त कदरे हल्की की और रस्सी के सहारे तेजी से नीचे फिसलने लगा। उसी के साथ रस्सी की रगड़ से मेरी हथेलियों और उंगलियों के पूरों में आग सी भर गई, लेकिन आज़ादी की वह हकीर सी कीमत नागुज़ीर थी। मैंने दांत पर दांत जमाकर आंखें भींच ली। वो कैफियत लम्हा भर में गुजर गई। मेरे पैर जमीन से लग चुके थे और सुल्तान शाह ने मेरा हाथ थाम लिया था। उस वक्त मुतअफ्फिन गली मुझे एक नेमत से कम महसूस नहीं हो रही थी। मैं रस्सी छोड़ी तो दोनों हाथों में खून की नमी और चिपचिपाहट का एहसास हुआ। शायद दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उस लम्हे मुझे तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। मैं दीवार से हाथ रगड़ रगड़ कर तारीकी में अंदाजे से साफ किए और फिर हम दोनों ही मेन रोड के समतो लिए। तारीकी में उस गंदी गली में रास्ता तय करना खासा कठिन काम था, क्योंकि वहां जा बजा नरम और सख्त कूड़े के ढेर जमा थे। उसी के साथ जमीन पर भी जा बजा गड्ढे खुदे हुए थे और अंदाजे की जरा सी गलती सर से पैर तक गंदगी की चादर में लपेट सकती थी। उस सुस्त रफ्तारी पेशकदमी में बाज ऐसे कठिन मकाम भी आए जहां मुझे सांस रोक लेना पड़ा और इम्कान यह था कि ऐसी फिजा में चंद गहरे सांस दूसरे जहानों की सैर करवा सकते थे। आखिरकार गली के पीछो खम से गुजरते हुए हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां गली से निकासी का रास्ता कदरे रोशन नजर आ रहा था। वो रोशनी शायद सड़क पर लगे हुए कमजोर स्ट्रीट लैंप के इनिकास का नतीजा थी। इर्द गिर्द के मकानात पर मौत की सी खामोशी तारी थी, मगर मैं फिर भी जुबान खोलने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने शाने से कलशंकोफ उतार कर सुल्तान शाह को दिखाई और उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने मैगजीन निकाल कर कलशंकोफ आहिस्तगी के साथ नीचे रख दी, फिर दोनों भरे हुए मैगजीन भी वहीं डाल दिए। उसी असना में सुल्तान शाह फाजिल राउंड का बार हल्का करने में मसरूफ हो गया था। गली से निकलने का मरहला भी बहुत अहम था, क्योंकि वो आम गुजरका नहीं थी। अगर वहां रहने वाले किसी भी शख्स की निगाह हम पर पड़ जाती तो हमारी जानों के लिए अजाब बन सकता था। इसलिए हम दोनों फौरी तौर पर आमने सामने की दीवारों के साथ लगकर आगे बढ़ने लगे। उस तरकीब का मकसद सिर्फ इतना था कि गली के दहाने पर बैक वक्त दोनों तरफ निगाह रखी जा सके। उस तरह हम गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए। मेरे सामने सन्नाटे का राज था। सुल्तान शाह ने रास्ता साफ देखकर इशारा किया और हम दोनों फुर्ती से बाहर निकलकर शाना बशाना यूं आगे बढ़ने लगे जैसे दूर से यूं ही चलते आ रहे हो। हर तरफ सकूत और सन्नाटे का राज था। फिजा में काफी फासले पर मिलों में चलती हुई मशीनों का धीमा धीमा शोर गूंज रहा था, या फिर गुरबो जवार में फिरते हुए आवारा कुत्तों की आवाजें। हमने आगे अपनी कार की तरफ जाने के बजाय वापसी की राह इख्तियार की थी। उस तरह होटल वाली गली के सामने से गुजरने से भी बच गए थे, जहाँ राजू के मुसल्ला आदमी मेरे ज़हूर के मुंतजिर थे। असाब शिकन और खून रेज मुहासरे से आज़ाद फिजा में आते ही जहन के बंद दरीचे भी खुलने लगे थे और उस इलाके में फैली हुई वीरानी का सबब जहन में आने लगा था। गुल बादशाह ने बताया था कि पुरानी शिकस्त के बाद राजू बहुत जोर पकड़ चुका था। लाडी और उसे मुलहक्का मुजाफाती इलाकों में वो हवा बना हुआ था। वो मकाम ऐसा था कि कानून के निफाज के जिम्मेदारों की पुष्ट पनाही के बगैर बरकरार उसे रखना नामुमकिन था। दूसरी तरफ राजू के आदमी भी बुरे लोगों में पहचाने जाते होंगे, लिहाजा उन्हें असलहे से लैस गुल बादशाह के होटल के गिर्द मंडलाते देखकर हर एक ने समझ दिया होगा कि वो रात उस इलाके में भारी गुजरने वाली है। लिहाजा हर शख्स अपने घर में दुबका हुआ था, क्योंकि वारदात के बाद कानून के मुहाफिज हरकत में आते तो गवाहों की तलाश शुरू होती और राजू जैसे शख्स के खिलाफ गवाही देकर कोई अपने भरे पूरे घर को बर्बाद नहीं करा सकता था। मैंने दोनों हाथ जेबों में डाले तो सुल्तान शाह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मालूम होता है कि तुम्हारे हाथ भी जख्मी है। आग भर गई थी हाथों में। सुबह तुम्हें मेरे लिए दस्ताने लाने होंगे। तुम्हारा क्या हाल है?
ना तुमसे बेहतर ना बदतर, वो बोला। लेकिन इतना बता दूं कि अब एकदम तकान ने आ लिया है। तुमने कोई बंदोबस्त न किया तो यहीं कहीं सड़क के किनारे पड़कर सो जाऊंगा। बाद में जो होगी देखा जाएगा। मेरे दिल में भी उस वक्त नरम बिस्तर और पुरसकून माहौल की आरज़ू पैदा हो चुकी थी, लेकिन बिस्तर और एक महफूज छत की जुस्तजू में हमने गुल बादशाह के पास जो बदतरीन वक्त गुजारा था, उसके बाद अब किसी नई मुहिम जोई की हिम्मत नहीं रही थी। सनसनी और असाबी हिजान ने कम अज कम वक्ती तौर पर अंदर से तोड़ कर रख दिया था। फिर अब कहाँ का इरादा है? कुछ देर का सकूत के बाद उसने फिर टोका, आज की रात तो शायद किसी छत का साया मुकद्दर में नहीं है। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, कोई टैक्सी मिल जाए तो सदर चलते हैं। उजाला फैलने में थोड़ी देर रह गई है। ये वक्त जहांगीर पार्क में गुजार लेंगे। अगर आंख लग गई तो दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। रकम और असलहा से महरूमी के साथ ही हमारे जख्मी हाथ हमारे लिए बदतरीन खतरा साबित हो सकते हैं। किसी वीराने का रुख किया तो पुलिस का सामना हो सकता है। उसने मुझे भी फिक्रमंद कर दिया था। क्यों ना वीरा के पास चलें? उसने कहा, तुमने बताया था कि वो तुम्हें साथ ले जाने पर मुसर थी। उसकी तो अकल पर पर्दा पड़ गया था। दूसरे आदमी की वापसी न होने पर दाऊद ने उसे अपनी लिस्ट पर ले लिया होगा। हो सकता है कि अब कोई दूसरा उसकी निगरानी कर रहा हो। यह आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला किस्सा भी बन सकता है। फिर मेरे पास उसका सिर्फ फोन नंबर है। उसे रिंग करके उसका पता मालूम करना होगा। जख्मी हाथों के साथ इस वक्त मैं कहां से उसे फोन कर सकूंगा? उसी वक्त अकब से एक खाली टैक्सी आकर हमारे करीब से गुजरी और मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। मगर ये सोच लो कि जाना कहाँ है? सुल्तान शाह मन रहा। बाद में सोचेंगे, पहले इस इलाके से निकलो। जितनी देर में टैक्सी रिवर्स गियर में हमारे करीब पहुंची, मैं फैसला कर चुका था, एम्प्रेस मार्केट। मैंने ड्राइवर से कहा और उसका जवाब इस बात में मिलते ही दरवाजा खोलकर फुर्ती से अकबी निशिस्त पर बैठ गया ताकि वो मेरे हाथों पर खून के सूखे हुए धब्बे न देख सके। सुल्तान शाह दूसरी तरफ से मेरे पैरों में आ गया। रास्ते भर मेरा ज़हन अगले प्रोग्राम में उलझा रहा। जख्मी हाथों से कतई नजर यह बात भी मेरे ज़ेरे गौर थी कि राजू को मेरी मौजूदगी की इत्तला मिल चुकी थी और हमारे फरार ने उस मशकूक इत्तला की तौसीक कर दी थी। वो मुखालिफ कैंप का आदमी था, लेकिन ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बतेरे ऐसे लोगों से उसके मरासिम हो सकते थे जो किसी न किसी तरह तंजीम के हमदर्द या कारकुन थे। उनके जरिए मेरी शहर में मौजूदगी की खबर तंजीम के आला हलकों में जंगल की आग की तरह फैल सकती थी, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर मेरी तलाश की मुहिम शुरू हो सकती थी। वो बुरा वक्त आने से पहले मुझे शहर बल्कि मुल्क से निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी सुल्तान शाह को अपनी कार्रवाइयां पूरी करने के लिए कम अज कम आने वाला दिन दरकार था, जिसे आफियत और सलामती से गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करना नागुज़िर था। जहन पर काफी जोर देने के बाद आखिरकार मेरे जहन में मार्टिन के नाम ने सर उभारा। उसके वीरान मकान में 2 लाशें पड़ी हुई थी, मगर दोनों ही चीतरों की शक्ल में थी, जिनकी तदफीन से दाऊद या किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। दाऊद की कोशिश तो यही होती कि मार्टिन के मकान में अपने किसी आदमी को मामूर कर दे ताकि हेरवन लाने और ले जाने वालों के लिए वह ठिकाना बदस्तूर इस्तेमाल होता रहे। लेकिन उस कार्रवाई से बेशतर उसे चंद रोज लामुहाला इंतजार करना था ताकि मार्टिन के नामालूम कातिल या कातिलों के सही अजाइम का अंदाजा लगा सके। दूसरी तरफ वो वीरा के मामले में उलझा हुआ था और दूसरे आदमी की गुमशुदगी ने पिछली रात तक उसकी उलझनों में खासा इजाफा कर दिया होगा। उस बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि कम अज कम अगले 24 घंटों के लिए मार्टिन का मकान हमारे लिए शहर में बेहतरीन ठिकाना साबित हो सकता था। वह मकान अच्छी तरह हमारा देखा भाला था। वहाँ फोन की सहूलत भी मौजूद थी और असलहा के सहारे हम वहाँ बेहतर तौर पर अपनी हिफाजत और किसी मोहूम खतरे के खिलाफ मुदाफत कर सकते थे। शर्त बस इतनी थी कि हमें फाटे के बजाय वहाँ हमदोरफ्त के लिए अकबी दीवार का सहारा लेना पड़ता। आखिरी ख्याल ज़हन में आते ही मैं खुद बखुद मुस्कुरा कर रह गया। मुकद्दर हमें एक ऐसी राह पर ले आया था जहाँ गंदी गलियां ही हमारी सलामती की जामन बनकर रह गई थी। लेकिन मार्टिन के मकान की अकबी गली जो पहले बहुत बदबूदार महसूस हुई थी, कुल बादशाह के होटल का पिछवाड़ा देखने के बाद यकीनन बहुत साफ सुथरी महसूस होती। एम्प्रेस मार्केट के इलाके में पहुंचने के बाद मैंने कड़क हाल के सामने वाले तारीख हिस्से में टैक्सी रुकवा ली। उससे पहले ही मैंने अपने पर्स से 50 रुपए का नोट निकाल लिया था। टैक्सी रुकते ही मैं वो नोट ड्राइवर की गोद में डालकर नीचे उतर गया। जख्मी हाथों ने उस वक्त मुझे खौफ में मुब्तला किया हुआ था। 44 रुपए बने हैं साहब। ड्राइवर मेरे उतरते उतरते कैबिन लाइट चलाकर बोला, बाकी तुम रख लो। मुझसे पहले सुल्तान शाह बोल पड़ा और ड्राइवर का हाथ जेब की तरफ जाते जागते रुक गया। हम दोनों सुस्त कदमों से आगे की तरफ चलती है, क्योंकि पीछे गंडियाली बिल्डिंग के गिरबो जवार के इलाके में उस वक्त भी काफी रौनक थी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि टैक्सी ड्राइवर अच्छी टिप मिलने की खुशी में ज्यादा देर वहां रुकने की बजाय गाड़ी घुमाकर वापस चला गया, क्योंकि इतनी रात ढले उसे वहां वन वे की खिलाफ वर्जी पर टोकने वाला कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक दूसरी टैक्सी मिल गई और उसमें हम मार्टिन के मकान की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान मेरे उस ख्याल से बहुत खुश हुआ था, क्योंकि इतनी कड़ी मुशक्कत के बाद वो बजा तौर पर खुद को बिस्तर का हकदार समझ रहा था। दूसरी टैक्सी मैंने मार्टिन के मकान से दूर ही छोड़ दी और ड्राइवर टिप समेत रकम लेकर फौरन ही वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी मकान के बजाय रास्ते में उतरने की वजह से वो हमें गालबन चोर या डाकू समझा था।
जो किसी वारदात की नीयत से शहर के उस खुशहाल इलाके में आए हो। यहाँ मैदान दूर दूर तक साफ था। हम पीछे से दीवार फांद कर नहायत इत्मीनान से मार्टिन के मकान में दाखिल हो गए। अहाते से इमारत में घुसते हुए हमने पूरी एहतियात से काम लिया था, लेकिन यके बाद दीगरे सारे कमरों की तलाशी के बाद वहां चिड़िया का बच्चा भी दरियाफ्त न कर सके। पूरी तरह मुतमईन होकर हमने न सिर्फ दाखिली दरवाजा अंदर से बुलेट किया, बल्कि मार्टिन की कुर्सी के दस्ते में लगा वो मखसूस बटन दबाकर उसे बरकी तौर पर मकफिल कर दिया। सुल्तान शाह हर खतरनाक मरहले से लड़ाई भिड़ाई के बगैर गुजरा था, इसलिए उसका हुलिया ठीक ठाक था। लेकिन वीरा की कार में दाऊद के आदमी से होने वाली हाथापाई के नतीजे में फूले हुए माथे के साथ मिलकर मुझे तीसरे दर्जे का कोई लफंगा जाहिर कर रही थी। दाऊद के आदमी के चेहरे पर टक्कर रसीद करते हुए निशाना कदरे बहक जाने की वजह से मेरी पेशानी पर नमूदार होने वाला जजीरा अचानक तकलीफ देने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के उधड़े हुए हाथों का जायजा लिया, फिर बाथरूम में अच्छी तरह हाथ धोकर किसी मरहम की तलाश शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि जख्मों की उसी वक्त देखभाल कर ली जाती तो अगले दिन तक हमें उनको चोरों की तरह छुपाने की जरूरत पेश न आती। मैं तो सो रहा हूँ, सुल्तान शाह बेतरफ बिस्तर पर गिरते हुए बोला। मरहम मिल जाए तो मेरे हाथों पर भी लगा देना। मैं उसे कोई तारुज किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया।